जितने टीचर्स हैं जो आपकी लेक्चर जो से टाइम ज़ाया ना करें। ओके मैम। Okay, we were talking about open economy, and the consumption in an open economy is a combination of consumption of foreign goods and consumption on domestic goods. Investment in an open economy is the combination of investment expenditures on domestic goods and investment expenditures on foreign goods. ये जो आपकी थर्ड आईडी है, ऐसे आइडेंटिटी कहते हैं, इक्वेशन नहीं कहते, बल्कि तीनों ही जो सी आइडेंटिटीज हैं कि टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इन एन ओपन इकोनॉमी विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स से हमारी मुराद क्या है कि वो गुड्स जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई है। एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑन द फॉरेन गुड्स, ये फॉरेन गुड्स कैसे होंगे कि इंपोर्टेड गुड्स अगर गवर्नमेंट खरीदे या कंज्यूमर खरीदे या बिजनेसमैन खरीदे तो ये सारे एक्सपेंडिचर मिला के आपके होंगे एक्सपेंडिचर्स ऑन फॉरेन गुड्स। इसके बाद ये एक्सपोर्ट्स हैं, ईएक्स और आईएम इंपोर्ट्स हैं। जितना भी आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके जो फॉरेन गुड्स में होंगे, सी, आई और जी, ये इन सबको अगर आप टोटल कर लें तो आपके एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे फॉरेन गुड्स पर, इन्हें हम इंपोर्ट्स कहते हैं। हमारी नेट एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं कि टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स आर कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स। ये आपके सिक्स सेक्टर में डिटेल में दिया हुआ है। टोटल आप ओपन इकोनॉमी में अपनी वाई को या जीडीपी को किस तरह से मेजर करते हैं, आप इसको ये कहते हैं कि सी डी प्लस आई डी प्लस जी डी प्लस ई एक्स मीन डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिक गुड प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन डोमेस्टिक गुड प्लस एक्सपोर्ट्स। इनमें से जो डोमेस्टिक गुड्स पे जितने भी आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स में से जो एक्सपेंडिचर्स आपके फॉरेन गुड्स पे है वो आप माइनस करते हैं। इन्वेस्टमेंट में से कैसे कि जितनी भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द गिवन टाइम पीरियड है उसमें से आप फॉरेन गुड्स पे जितनी भी आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं उनको माइनस कर दें। और इसी तरह गवर्नमेंट के टोटल जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन सब एक्सपेंडिचर्स को में से आप फॉरेन गुड्स पे किए गए एक्सपेंडिचर माइनस कर दें प्लस एक्सपोर्ट्स क्यों इसमें काउंट होंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो फॉरेनर्स हमारी गुड्स खरीदने के लिए करते हैं, और वो भी क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स खरीदते हैं। डोमेस्टिकली मीन गुड्स, अगर हम डोमेस्टिक कंट्रीज पाकिस्तान को ले रहे हैं तो गुड्स प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान। तो वाई कैलकुलेट करने का हमारा पर्पस क्या है कि टू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर्स विच आर ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द पाकिस्तान, जो कि हमारी जीडीपी की डेफिनेशन थी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द विद इन द बाउंड्रीज और द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। Y is equal to consumption plus investment plus government expenditures plus exports minus imports। Imports क्या है कि आपके expenditures on foreign goods। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं consumption plus investment plus government expenditure plus net exports। इसी आइडेंटिटी में से अगर आप नेट एक्सपोर्ट्स की जानने के लिए कि नेट एक्सपोर्ट्स किसी कंट्री की किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होंगी तो आप ये कहेंगे कि आपका ट्रेड बैलेंस सरप्लस में है, और अगर ये नेगेटिव होंगी तो हम ये कहेंगे कि हमारा ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में जा रहा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करेंगे कि नेट एक्सपोर्ट्स को हम साइड पे लेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को साइड पे लेके इज इक्वल टू वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी। इसमें वाई क्या है, आपकी टोटल डोमेस्टिक आउटपुट है, जितनी भी आपकी डोमेस्टिक गुड्स की सर्विसेज की आउटपुट हुई है उसमें से अगर आप ये माइनस कर दें कि डोमेस्टिकली लोगों ने कितना उसमें से कंज्यूम कर लिया, तो बाकी जो कुछ भी बनेगा वो आप एक्सपोर्ट कर देंगे और ये आपकी नेट एक्सपोर्ट्स होंगी। अगर ये पॉजिटिव होंगी तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आउटपुट ज्यादा है और आपकी डोमेस्टिक स्पेंडिंग जो सी है उसकी निस्बत कम है। इसी बात को वर्डिंग में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसा कि हमने अभी लिखा था कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स अगर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स के इक्वल है तो आपकी वाई क्या है, वाई टोटल आउटपुट है, उसमें से आप डोमेस्टिक स्पेंडिंग को माइनस करते हैं। तो अगर आपका जवाब या आपका आंसर पॉजिटिव आता है, इट मीन्स कि यू आर हैविंग अ ट्रेड सरप्लस, आउटपुट इज मोर देन स्पेंडिंग एंड exports are more than imports, size of the trade surplus will be equal to net exports. But if domestic spending is more than domestic output and imports are more than exports, in that case, then size of the trade deficit will be equal to nx। इसके साथ नेगेटिव साइन है क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव आएगा,
जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी और आप उन्हें इम्पोर्ट्स में से माइनस करेंगे। ये आपकी नेट एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर द यूएसए के लिए दी हुई है। अगर हम पाकिस्तान के लिए देखना चाहें तो इधर मैंने ये निकाली थी, ये ओवर द ईयर पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस है। अगर इसमें आप इस लाइन को देखें तो ये सारी की सारी जीरो है। जीरो से अगर ये नीचे जा रहा है आपका ग्राफ, इट मीन्स कि शोइंग ट्रेड डेफिसिट ओवर द टाइम फॉर द पाकिस्तान। It is starting from the 1967 and it is for the data till 2020. And for these years you are seeing that there was never in the history, only for the 2003 and 4 there was only 1 billion trade surplus. और इसकी भी वजह जो सी है वो कुछ और किस्म की इन्वेस्टमेंट थी, पॉलिटिकल टाइप या इकोनॉमी से भी रिलेटेड थी। लेकिन ओवरऑल इन द हिस्ट्री पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस आप देख रहे हैं कि कभी भी पॉजिटिव नहीं था। और ये ट्रेड बैलेंस जो कि हम इस बुक में पढ़ रहे हैं, ये यूएसए का ट्रेड बैलेंस है 1975 टू 2003। यूएसए का भी ट्रेड बैलेंस जो है वो इन द हिस्ट्री ये आप देख रहे हैं कि बिलो जीरो मीन ये अक्सर नेगेटिव ही रहा है। इसलिए ट्रेड बैलेंस एक कंट्री या एक इकॉनमी जिसको यूएसए की तरह पावरफुल समझा जा रहा है या एक इकॉनमी जो पाकिस्तान की तरह अंडर डेवलपिंग है, दोनों का ओवर द ईयर नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ट्रेड बैलेंस का नेगेटिव होना एक तरह से ये प्रेजेंट नहीं करता कि आप कहें कि दोनों इकॉनमीज का अगर ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है ये दोनों वीक इकॉनमीज है, ऐसा नहीं है। बल्कि ट्रेड बैलेंस सिर्फ एक सिम्टम्स है, इसके अंडरलाइंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और कोई पॉजिटिव बात भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स इसलिए कम है और इम्पोर्ट ज्यादा है कि यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड यू आर accumulating capital over time. It means you are having economic growth over the time. In that case, your trade balance is negative is a positive sign of future prosperous economy. But in the case that you are spending more and more on only consumption goods, in that case you are taking loan and your country has to pay it in the long run and it will be a negative sign for your economy. अब सेकंड साइड जो है, मतलब इसे कहते हैं अदर साइड ऑफ द कॉइन कि ट्रेड बैलेंस किस चीज से रिलेटेड है आपकी कंट्री में नॉर्मली, तो उसका ताल्लुक है नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो आप कहते हैं किस चीज को है कि आपकी टोटल जो भी डोमेस्टिकली सेविंग है, अगर वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो तो फालतू या एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट है यू विल गिव इट टू अदर कंट्रीज। इसे कहेंगे नेट आउटफ्लो ऑफ लोनेबल फंड्स। लोनेबल फंड्स जो आप यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेके। डोमेस्टिकली डोमेस्टिक बिजनेसमैन भी आपके सेविंग को लोन लेके यूज कर सकता है, तो ये आपकी इकोनॉमी का कैपिटल अकोमोडेशन होगा। लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं और फिर भी आपके पास बच गया है और वो आप दूसरे कंट्रीज को दे सकते हैं। इन दैट केस इफ योर सेविंग आर मोर देन योर इन्वेस्टमेंट, कंट्री इज अ नेट lender, while if saving is less than investment, country is a net borrowers. अभी यहाँ तक आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे, नहीं तो वरना वैसे इस चैप्टर को तो हम तकरीबन रिवाइज ही कर रहे हैं, हम इससे पहले कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे तो। आवाज आ रही है बच्चों? जी मैम आ रही है। सही। नेक्स्ट अब हमारा ये टॉपिक है कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। वंस अगेन ट्रेड से क्या मुराद है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं, ये चीजें रोजमर्रा जिंदगी में भी हम यूज करते हैं, इनका हमें कुछ ना कुछ नो होती है। लेकिन जो कैपिटल फ्लोज है ये क्या है कि आपका जो सरमाया है, जो कैपिटल है, इसके आउटफ्लो इन फ्लो को कैपिटल फ्लो कहते हैं। और ये दोनों चीजें मिला के आप देखते हैं कि आपका कंट्री जो है उसमें नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है और उनका क्या ताल्लुक है आपके कैपिटल फ्लो से। वंस अगेन हमने क्या पढ़ा कि नेट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री की विल बी इक्वल टू इट्स टोटल आउटपुट माइनस इट्स टोटल डोमेस्टिक स्पेंडिंग। इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, विद इन ब्रैकेट आप ओपन करें y माइनस सी माइनस डी। डोमेस्टिक जितनी भी आउटपुट है उसमें से अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस करें तो जो चीज आपके पास बचती है इट इज योर सेविंग, टोटल सेविंग, नेशनल सेविंग। इन्वेस्टमेंट को आप साइड पे रख लें। सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। ये आपकी एक आइडेंटिटी है जो आपको ये शो करती है कि ट्रेड बैलेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू नेट कैपिटल outflows. Trade balance will be equal to net capital outflows. Thus, if a country with the trade deficit, अगर एक कंट्री के पास ट्रेड डेफिसिट है, मीन उसकी एक्सपोर्ट जो है वो कम है, उसकी इम्पोर्ट ज्यादा है, इट वुड बी अ नेट बारोअर। नेट बारोअर किस तरह से होगा कि उसकी सेविंग इसकी इन्वेस्टमेंट से कम है।
इसकी सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट से कम है और ये कंट्री जो है दूसरी कंट्री से जो गुड्स भी इंपोर्ट कर रहा है उन सबको खरीदने के लिए या आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अपनी एनफ सेविंग्स नहीं है, सो यू आर बोरिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट, ये आपको यूएसए की केस स्टडी दी हुई है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेब्टर नेशन, लेकिन जिसको मैं उम्मीद कर रही हूँ ये आप इसमें से क्या करेंगे कि बुक में से पढ़ेंगे और आप यूएसए के भी पढ़ लें, पाकिस्तान का भी ओवर टाइम पढ़ लें। दोनों कंट्रीज जो से ये लोन पे चल रहे हैं, लेकिन ये ओवर द टाइम आपका लोन जो होता है वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। वंस अगेन हमारा अजम्पशन था कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी, ये हमारा अजम्पशन है, ये जिसके साथ स्मॉल लिखा है जरूरी नहीं कि इकोनॉमी स्मॉल ही हो, बट वी आर अज्यूमिंग फॉर द टाइम बीइंग दैट वी आर स्टडीइंग अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। एन ओपन इकोनॉमी वर्जन ऑफ द लो लेवल फंड्स मॉडल फ्रॉम द चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमने आपको पता ही है पढ़ा था पीछे, जिसमें हमने उसके जो अजम्पशंस हैं वो दोबारा हम एक दफा रिवाइज कर रहे हैं। हमारे क्या अजम्पशन थे, y is equal to y bar. Y bar mean it's not going to change during our discussion because it's the function of capital and labor. And capital and labor are again capital and labor के ऊपर bar है mean constant, क्योंकि during the short period of time किसी भी इकोनॉमी का capital और labor जो है वो चेंज नहीं होता। अगर capital और labor चेंज नहीं हो रहा और these are two factors of production, then it's mean your output is not going to change during this time period. Secondly, consumption function. C is consumption, which is a function of y total income minus t. y minus t मैंने आपको क्या बताया था, किस चीज के इक्वल है? कोई बच्चा मुझे इसका जवाब दे, कल भी बताया था और पहले भी मैम बताया। डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। disposable income. Yes, disposable income is income of a consumer which is left after paying the compulsory taxes. Yes. Investment is a function of rate of interest, and investment is a negative or positive function of rate of interest. कोई बच्चा? नेगेटिव है मैम। जी। एक्सोजेनस पॉलिसी वेरिएबल्स में आपके क्या होंगे? इस वेरिएबल में एक्सोजेनस पॉलिसी वेरिएबल्स क्या है जिनको चेंज करने से आप मॉडल का इक्विलिब्रियम चेंज कर सकते हैं? इसमें एक जी है, जी मीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टी मीन टैक्सेस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस हमारी किस पॉलिसी की टूल्स है? फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के नाम। सही। नेशनल सेविंग, अब इस पे हमने चूंकि पढ़ा था कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ वाई, आपके आउटपुट का फंक्शन है। किस तरह से फंक्शन है? अगर डिटेल में हम देखें तो सेविंग के कंपोनेंट्स क्या होंगे कि टोटल आउटपुट, उसमें से आप डिस्पोजेबल जो भी आपकी कंजम्पशन इनकम थी उसको यूज करके आप कंजम्पशन को माइनस कर दें और माइनस आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दें, तो पीछे जो कुछ आपके पास बचेगा वो सेविंग, एंड सेविंग विल बी एस बार मीन it is constant during the discussion. On y-axis we are taking R and on x-axis we are taking saving and investment. Domestic foreign bonds are perfect substitute assumptions and capital. ये assumptions को दोबारा से रिवाइज किया हुआ है। हमारे assumptions क्या हैं कि perfect capital mobility and economy small mean, जो मेन हमारा assumption है कि it is a interest rate जो है वो आपने इसमें वर्ड का इंटरेस्ट रेट लेना है जिसपे आस्टेरिक है। ये इकोनॉमी जो सी इतनी स्मॉल है कि इट कैन नॉट डिस्टर्ब द वर्ड इंटरेस्ट रेट। अगेन इन्वेस्टमेंट इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वी आर टेकिंग वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वाई एक्सिस एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन एक्स एक्सिस। वी कंबाइन द सेविंग ग्राफ विद आवर investment graph and it is the equilibrium point RC. The interest rate would adjust to equate the investment saving. ये adjust सिर्फ in that case करेगा जब आपकी economy एक closed economy होगी, लेकिन if it is an open economy in that case you have to take the word interest rate. Here they show that your equilibrium is at RC if it is a closed economy, but if it is a small open economy and word interest rate is given by R steady, in that case you see that your investment is less than your saving and this amount is extra. These are the loanable funds which you can give to the other countries, and if you give this to the other countries, this amount is equal to the net exports.
आर कैपिटल a trade surplus of your country। इसको किस तरह से, अगर आप ये समझें कि और कोई भी चीज मौजूद नहीं है तो हम इसको किस तरह से रिलेट करते हैं इंट्यूटिवली, अगर आप सोचना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि फॉरेनर्स जो होते हैं वो आपकी गुड्स जो होती हैं वो ज्यादा खरीद रहे हैं जितनी वो डोमेस्टिकली बनी हुई चीजें नहीं खरीद रहे हैं, और हमारे पास एक्स्ट्रा गुड्स थी जो हमने उनको एक्सपोर्ट कर दी। उन गुड्स को खरीदने के लिए उनके पास अपनी सेविंग नहीं थी, हमारे पास एक्स्ट्रा सेविंग थी, वो भी हमने उनको लोन के तौर पे दे दी। इस तरह हमारे दिए हुए लोन से वो हमारी बनी हुई गुड्स जो होती है वो खरीद रहे हैं और हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव है। इसमें द एक्सोजेनस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट डिटरमिन्स द इन्वेस्टमेंट, इसमें ये पॉइंट है कि ओपन इकोनॉमी में आपकी इन्वेस्टमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सोजेनस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। लोग से नेक्स्ट हम इसमें डिफरेंट आपकी बुक में दिए हुए थे पॉलिसी ऑप्शन कि अगर हमारे पास स्मॉल ओपन इकोनॉमी है तो उसमें अगर हम ये मुख्तलिफ अपने टूल्स जो उनसे हमको यूज़ करना चाहिए, जैसे फिजिकल पॉलिसी हमारा एक टूल है, और या अगर हम इन टूल्स को नहीं भी यूज़ करते तो फॉरेन सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस की वजह से उस स्मॉल ओपन इकोनॉमी को क्या फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट्स का नाम इन्हें दिया गया था। फिजिकल पॉलिसी एट होम, फिजिकल पॉलिसी डोमेस्टिकली अगर चेंज हो तो उसका क्या रिजल्ट होगा, फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। First was the case that physical policy at home. Physical policy at home, that given situation was S1, our saving, IR, our investment schedule, and here was the domestic equilibrium. But we have to take the world interest rate, R1 steric, the difference between S1 and investment. This gap is equal to our net exports. Now we assume that an increase in the government expenditure or decrease in taxes reduces our saving। फिजिकल पॉलिसी के ये 2 टूल्स हैं, लेकिन इनका सेम अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो तो भी आपकी सेविंग कम हो जाती है, और अगर आपके टैक्सेस जो हैं वो डिक्रीज हो तो भी आपकी सेविंग कम हो जाती है। इन दैट केस आपका जो सेविंग स्केड्यूल है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होकर S2 है। इसमें क्या नतीजा निकला कि आपका पहले भी नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव थी, अब भी आपकी नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन उसकी अमाउंट कम हो गई है, ये नहीं कि आपका ट्रेड सरप्लस पहले से कम हो गया। चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है, 0 है, while change in net exports is equal to change in saving is less than 0। मीन ये कि स्टिल आपका जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो पॉजिटिव है लेकिन पहले से कम है। इस वजह से समझा जाता है यहाँ बहुत सही, जिसको ट्विन डेफिसिट भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरी में अगर आप निकाल के पढ़ें आपको मिल जाएगा गूगल पे भी कि ट्विन डेफिसिट किस चीज़ को कहते हैं। कि नॉर्मली ये समझा जाता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा बढ़ा देती है कि सेविंग आपकी बिल्कुल इससे पीछे चली जाए तो आपकी नेट एक्सपोर्ट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ट्रेड सरप्लस जो है वो उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं और आपकी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि ट्विन डेफिसिट कहते हैं इसलिए कि बजट डेफिसिट और नेट एक्सपोर्ट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो इसको शो करने के लिए ये ग्राफ दिया हुआ है कि नेट एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट बजट डेफिसिट का रिलेशनशिप ओवर टाइम। तो इसमें जो रेड में दिया हुआ है वो बजट डेफिसिट है और जो ब्लू में है वो आपका है नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसमें ये शो किया हुआ है कि व्हेन बजट डेफिसिट इंक्रीजिंग ओवर टाइम, पे एक रफ सा रिलेशनशिप कुछ ना कुछ लग रहा है कि अगर आपका बजट डेफिसिट जब बढ़ता है, यानी कि अगर वो 3 तक चला गया है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो आपका नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में -3 तक चली गई है। नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड। फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड का मतलब ये है कि डोमेस्टिकली कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, लेकिन फॉरेन में एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी का रिजल्ट ये निकला है कि फॉरेनर्स जो हैं उनकी अपनी सेविंग्स के लिए पहले की कम है या उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए, जबकि सेविंग उनकी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इन बोथ केसेस अगर आपकी एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड है तो इसका मतलब अब्रॉड से हमारी मुराद क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री हमने स्मॉल कंट्री लिया और बाकी सारी वर्ल्ड को हम इकट्ठा ले रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर आपकी फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशरी है या आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज हुई है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस केस आपका वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट R1 स्टेरिक से R2 स्टेरिक है, और R2 स्टेरिक होने की वजह से पहले आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो इस पॉइंट पे थी IR1, लेकिन
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम होकर IR2 पे चली जाएगी, पॉइंट दिस हेयर टू हेयर। इन दिस केस आपके पास अब सेविंग काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा है पहले की निस्बत। आपकी नेट एक्सपोर्ट पर NX1 था, लेकिन अब आपका ट्रेड सरप्लस बढ़ के NX2 जितना हो जाएगा। मीन ये कि एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी के नतीजे में आपका कैपिटल आउटफ्लो बढ़ जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से कम है, आपकी सेविंग ज़्यादा है और एक्स्ट्रा अमाउंट जो सी है वो आप एक्सपोर्ट कर देंगे। increase in investment demand. Domestically, अगर आपकी अपनी investment demand, use the model to determine the impact of an increase in investment demand or net export, saving and investment and net capital outflow. Same आपकी diagram दी हुई है, ये आपके downward sloping investment का होगा, ये आपका vertical straight line saving का होगा और इनके दरमियान जो gap है वो आपका trade surplus को show करता है। An increase in investment demand. आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड डोमेस्टिकली किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल आपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को मे बी लो किया हो या आपकी बिजनेस एक्टिविटीज एनहांस हुई है, तो आपके इन्वेस्टमेंट डिमांड IR1 से IR2 यानी कि राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आपकी पहले नेट एक्सपोर्ट्स NX1 थी, लेकिन ये अब कम होकर NX2 रह गई हैं, क्योंकि जो आपके लोनेबल फंड्स थे उनको आपने डोमेस्टिकली कंज्यूम कर लिए। एक्सचेंज रेट के बारे में जो भी है वो अब हम कल शुरू करेंगे आगे कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता क्या है, उसका ओपन इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है। बाकी जो भी है अब तक वो ओपन इकोनॉमी में हमने ये पढ़ा है कि आपकी जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उनका आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल आउटफ्लो इनफ्लो से क्या रिलेशनशिप है। इसमें कुछ चीज़ें जो सी हैं इधर इस स्लाइड शो में नहीं थी, वो इस बुक से आपको मैंने पहले भी कल भी बताया था, पहले भी बताया कि वो आपने बुक से करनी है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो जैसे टेबल 5.1 को आपको मैंने कहा था कि अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, अभी भी इसे आप एक नज़र देख लें तो ये आपको शो कर रही है कि आपके ट्रेड सरप्लस का आपकी होगा तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशनशिप होगा, नेट कैपिटल आउटफ्लो का क्या होगा। तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इसे पूछ सकते हैं। और बाकी बच्चों अपना माइक बंद करें, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है।